अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 के बजाय उससे करीबन 17 साल पहले 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींचने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी गई थी जो ना तो कभी हिंदुस्तान आया था, ना कुछ उसके बारे में जानता था। मेरा नाम है गौरव कौशिक और आइए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पे, इंडिया एंड द वर्ल्ड एक्सप्लेन पे, जहां हम जानेंगे हिंदुस्तान से जुड़े हुए कुछ सुने अनसुने किस्से। इंडिपेंडेंस डे सुनते ही दिमाग में एक तारीख बनती है, 15 अगस्त 1947। लेकिन कुछ हिंदुस्तानियों ने 1930 जनवरी के लास्ट संडे यानी 26 जनवरी 1930 को इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग की। 1930 के जनवरी के फर्स्ट वीक में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि 1930 के जनवरी के लास्ट संडे को पूरी कंट्री में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था। महात्मा गांधी ने अपने जर्नल यंग इंडिया में लिखा कि सेलिब्रेशन पूरे देश में एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए। मीटिंग का टाइम ड्रम बीट के साथ अनाउंस हो और सेलिब्रेशंस की स्टार्ट नेशनल फ्लैग को होइस्ट करके हो। पूरा दिन कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए, जैसे हरिजनों की सेवा, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी। 1930 के बाद भी हर साल कांग्रेस और उनके सपोर्टर्स 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह ही मनाते थे। 15 अगस्त 1947 को इंडिया के लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने सेलेक्ट किया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी सरेंडर की सेकेंड एनिवर्सरी थी। वो और कुछ पॉलिटिशियंस जो मिनिस्टर्स बनने वाले थे और 26 जनवरी 1948 का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, उन्होंने फैसला लिया कि 15 अगस्त 1947 को ही इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को एस्ट्रोलॉजर्स ने अशुभ दिन बताया था। इसलिए डिसाइड किया गया कि सेलिब्रेशंस 14 को ही शुरू हो जाएंगी। रात को 11 बजे वंदे मातरम गाया गया और शहीद फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद 3 मेन स्पीचेस दी गई। पहली चौधरी खालिका जमन की, जो इन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने उनकी और बाकी माइनॉरिटीज की लॉयल्टी इंडिया के लिए प्रोक्लेम की। दूसरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आगे जाके भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने दी। वो एक जाने माने वक्ता थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को छोड़ने का फैसला लिया जबकि डच इंडोनेशिया में और फ्रेंच इंडो चाइना में तब भी काबिज थे। तीसरी और सबसे एंटिसिपेटेड स्पीच थी पंडित नेहरू की, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी कहा जाता है। पंडित नेहरू उस समय हिंदुस्तान में अगर सबसे पॉपुलर नहीं तो दूसरे सबसे पॉपुलर नेता अवश्य थे। ये स्पीच इतनी बेहतरीन थी कि 20वीं सदी की सबसे शानदार स्पीचेस में से एक गिनी जाती है। इस स्पीच के बाद इतनी भीड़ जमा हो गई कि उन्हें छुपा के वहां से निकालना पड़ा। इंडिया की पहली कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बड़ी ही स्ट्रेंज थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ साथ 4 और कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे, लेकिन 3 कांग्रेस के सबसे बड़े ओपोनेंट्स थे। ये इतने बड़े ओपोनेंट्स थे कांग्रेस के कि जब कांग्रेस के लोग जेल काट रहे होते थे तो कुछ कभी ना कभी इन तीनों ने ब्रिटिशर्स की तरफ से उनके लिए गवाही या एटलीस्ट ब्रिटिशर्स की वकालत की थी। ये 3 लोग थे, BR अम्बेडकर, जो आगे जाके हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर बने, श्याम प्रसाद मुखर्जी और RK शानमुखम चेट्टी, एक मद्रास के बिजनेसमैन जो वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस माइंड्स थे। इंडिया की कैबिनेट में 5 धर्म से लोग थे। इसमें से एक विमेन थी, राजकुमारी अमृत कौर, और 2 हरिजन थे। उस समय में यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्क में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उस हिसाब से इंडिया की पहली कैबिनेट बहुत प्रोग्रेसिव थी। दिल्ली में जब राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया तो तालियां बजने लगी। लेकिन महात्मा गांधी उस समय दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ता में थे और ना उन्होंने कोई फंक्शन किया, ना ही वो खुश थे। ऐसा क्यों था?
जानने के लिए देखिए इंडिया एंड द वर्ल्ड एक्सप्लेन्ड का अगला एपिसोड। और हाँ, आपको ये वीडियोस कैसी लगी इसके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।